हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार पांडे और मैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएचयू पाठशाला पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए इस बार एक ही तरीका है, एक ही माध्यम आपको दिया गया है, CUET। जब से ये आया तब से बहुत डंका मचाया है इसने। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, रियली में है क्या समझ में नहीं आ रहा है। हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है इसके सिलेबस और पैटर्न से, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्या बताने जा रहा हूँ मैं आइडिया लग जाए, ठीक है। तो इसके आप 3 सेक्शन हैं, जैसे आपको पहले से ही पता होंगे। लैंग्वेज, दूसरा आपका जो सेक्शन है डोमेन, और फिर तीसरा जो आपका सेक्शन आता है जीटी फॉर जनरल टेस्ट। देखो यार, पिछली बार जब हमारा बीएचयू का हुआ था, एनटीए ने एग्जाम लिया था तो रिजल्ट में या फिर पेपर में गोला दिया था सबको, ठीक है। पेपर इतना टफ नहीं बनाया था, बट उसने मेथोडोलॉजी जो दिया था क्वेश्चंस के वो टफ हो गए थे। इस बार उसने सिलेबस ऐसा बना दिया है ना, सबको लग रहा है गोला दिया है, इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं है। लेकिन आप बहुत ईजिली समझ जाओगे इसको अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इस पर ध्यान से इसको पढ़ो। पहला जो लैंग्वेज सेक्शन में क्या है, एज इट इज़ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है कि अब इसके 2 सेक्शन होंगे, ठीक है। पहले में एक ही लैंग्वेज रहेगा, दूसरे में 2 लैंग्वेज रहेगा। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको ऑप्शनल है चूज करने का, ऑप्शन रहेगा, आप चूज कर सकते हैं। बीएचयू का एग्जाम जब पहले होता था तब आपको 2 लैंग्वेज मिलते थे, इंग्लिश और हिंदी, जैसा आपको पता होगा। आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता था, इधर आप हिंदी करें या फिर इंग्लिश करें। ये लैंग्वेज तक का है, 45 मिनट्स 2 लैंग्वेज मैक्स है जो मिनिमम, ऐसे कुछ है, आइडिया मेरा खास नहीं है। वहाँ पे आपको 45 मिनट मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। सिलेबस पैटर्न से वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, वहाँ पे जाके आप और क्लियरली इसको देख सकते हैं, एकदम डिस्क्राइब किया हुआ वहाँ पे। यहाँ पे तो मैं ब्रीफ बता रहा हूँ आपको सिर्फ। दूसरा डोमेन आता है, यही एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत परेशान किया भाई। 27 ऑप्शन दिए हैं ये लोग, और उसमें से कहें कि 6 आप मैक्सिमम 6 चूज कर सकते हैं। मैक्स की बात कर रहा हूँ, हमेशा मैक्स ध्यान रखना। आप एक भी चूज कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, लेकिन 7 नहीं कर सकते। और तीसरा जो आपका सेक्शन आता है ना, वो है जीटी जनरल टेस्ट। यार देखो, इस जनरल टेस्ट में तो कुछ भी नहीं है। जो आप दे रहे थे, जो कॉम्पिटिशन्स देते आ रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी का, एसएससी का, जो भी है, जो 12 के बाद एग्जाम होते हैं ना, सिंपल वही पैटर्न है यार। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, सबसे डेंसिएस्ट ग्रह कौन सा, प्लैनेट कौन सा, प्लैनेट किस वर्ड से आया है, ठीक है, सोल का मतलब ज्योग्राफी में क्या होता है, ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी जनरल टेस्ट में। जनरल टेस्ट समझो कॉम्बो ऑफर है आपकी। इकोनॉमिक्स, साइंस, इधर हो गया आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट है सबका जनरल जो सामान्य नॉलेज एक स्टूडेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है भारत के, उसको पता होना चाहिए, ऐसी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसका आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। ज्योग्राफी जो मैं बता दूं, मैं आपका ज्योग्राफी का डोमेन भी और जीटी दोनों ही कवर करने वाला हूं मैं। और इधर जीटी का आपको पहले से ही जो और टीचर्स जो डोमेन ले रहे होंगे वही अपना जीटी ही कवर करेंगे। जीटी में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी पहले आती रही हैं। लैंग्वेज में आपको नहीं लेना है, दूसरे वाले सेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और डोमेन में तो भाई यार देखो क्या हुआ ना कि जब से आया तब से एकदम प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, लोगों को समझ में आ नहीं रहा है कि है क्या ये। तो डोमेन बेसिकली कुछ नहीं है महाराज, आपको 27 सब्जेक्ट दिए हैं, 6 उसमें ऑप्शन रहेंगे। जो जो आप सब्जेक्ट चूज करते हैं उनकी, जो जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उनकी 12th क्लास की एनसीईआरटी सिर्फ आप पढ़ लीजिए। जिसमें से आपका पॉजिटिव, आपके लिए पॉजिटिव चीज़ क्या है कि 50, आपका पॉजिटिव साइड क्या है, 40 क्वेश्चन केवल करने रहेंगे 50 में से, ये आपका पॉजिटिव साइड है। और भाई यार बता रहा हूँ ना, स्वेयर कर रहा हूँ कि 12th की एनसीईआरटी जो अपनी ज्योग्राफी की है ना, एकदम जनरल भाषा में लिखी हुई जनरल चीज़ें दी हुई हैं। इसमें से मैं अभी जब आपको बताऊंगा, सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा, जिसके लिए आज ये सेशन है सिलेबस एक्सप्लेनेशन के लिए। सिलेबस जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लगेगा यार ये सारी चीज़ें तो मुझे पता थी, तो इसमें नया क्या है। नया क्या होगा, हम लोग एक एज देंगे, कॉम्पिटिटिव एज देंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। आज हम क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन जब हम पढ़ाएंगे अपने पेड क्लासेस में तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी बताते चलेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हम इवन क्वेश्चंस कराएंगे भी, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि आपको थोड़ा सा जो एक होता है ना, आपने वो इमोजी देखी होगी, क्या कहते हैं, जॉनी लीवर की, उसमें वो कहते हैं ना अभी मज़ा आएगा बीड़ू। तो जब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, तब वो आप कह सकेंगे कि अभी मज़ा आएगा CUCT को देने में, तब आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी। क्योंकि यार देखो, जब लड़ाई आप कोई वार लड़ने जा रहे हो, युद्ध लड़ने जा रहे हो, जब आपको क्या लड़ना है, कैसे लड़ना वही नहीं पता, तो आपको मज़ा नहीं आएगा ना।
कोई भी वार हो, अपने वेपन्स से रेडी रखो। वेपन्स क्या होंगे? यही आपके जो सेट, ये जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट है जीटी में, तो आपका नॉलेज आपका वेपन रहेगा। यहाँ पे आप लोग कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट करते हुए अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, नहीं तो यही सारी चीज़ें आगे क्लासेस में बात होती रहेंगी। और फिर हम जीटी का क्लासेस कैसे लेंगे, ये जो आज जो हमारा वीडियो जो पब्लिक डोमेन में जाएगा, मीन्स यूट्यूब पर पब्लिक रहेगा, हर कोई देख सकता है, वो यही केवल वीडियो केवल पब्लिक रहेगा डोमेन से रिलेटेड। अदरवाइज जो हमारे लेक्चर्स डोमेन के आएंगे वो सिर्फ हमारे पेड क्लासेस चलेंगी, वो अब पेड ग्रुप वाले बच्चों को ही केवल वो अवेलेबल होगा। इवन जीटी का बात करते हैं, जीटी का मैं बाद में बताऊँगा कि क्या क्या जीटी में एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। जीटी में क्या होगा कि इसका भी हम 2 लेक्चर देखेंगे कि जितना ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। 2 लेक्चर लाइव चलेगा जिसमें हर जगह से बच्चे जुड़ सकते हैं और आप खुद को देख सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है। तो ये 2 लेक्चर्स को मैं लाइव लूँगा, जीटी का ही रहेगा, ठीक है। इसमें हम कुछ अपने जो पेड क्लासेस के क्वेश्चंस रहेंगे थोड़ा सा 1-2 लाएंगे, ताकि आप अवेयर होते चलें कि क्या हमारे पेड क्लासेस में चल रहा है, और आपको एक रीज़न मिलेगा, एक कारण मिलेगा कि हमारे आप पेड क्लासेस में आएँ, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको हम क्वालिटी जितना होगा बेटर कंटेंट देंगे जितना हो सकेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ होता है ना कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाते हो, क्लियर हो ना। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री को लेकर तो अक्सर ये होता है कि नींद आती है पढ़ने में, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि जब मैं क्लासेस लूँगा तो ये गारंटी दे रहा हूँ आपको, नींद नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अपन यार हंसते खेलते इसको पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इस क्लासेस कैसे होंगी थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम सिलेबस देख ले यार। जो मेन हमारा मुद्दा है, जो मेन कन्फ्यूजन का कारण है यार, कि डोमेन में आएगा क्या। तो डोमेन जो मैं कवर करूंगा, पहले ही बता दिया मैं, जियोग्राफी, ये हमारा डोमेन है, इसको मैं कवर करने वाला हूं। अब इसमें जब आपकी 12th की एनसीईआरटी का है, ये देखिए मैंने सिलेबस इस पे लिख डाला है। इसी तरीके से आपको आगे नोट्स भी मिलेंगे। कोई भी पीडीएफ वगैरह की नोट्स हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे यार, क्योंकि हम लोग खुद भी स्टूडेंट्स हैं, इतना टाइम उस सब में नहीं रहता है। इसलिए हम लोग खुद हैंड रिटन, जिससे हम लोग तैयारी करते हैं, वही हैंड रिटन नोट्स आपको देंगे, जो एकदम क्लियर रहेगा और उससे हट की चीज़ें नहीं आएंगी। वही आपको क्लियर हो, जब एकदम फाड़ दोगे यार एग्जाम को, ठीक है। डरना नहीं है एग्जाम में, समझो एग्जाम पूछ के आ रहा है। वही तो कहा ना कि कोई लड़ाई या फिर कोई युद्ध लड़ना है तो पहले आप तरीके जान लो कि जीतते कैसे हैं, ठीक है। अपने वेपन्स रेडी रखो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर देखो, आपके जो 12th में ज्योग्राफी डोमेन से आएगा वो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। दूसरी किताब जो है वो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। आप ये दोनों किताब देख लें, ठीक है। यही आपको परचेस करना रहेगा, इसी से हमारी क्लासेस चलेंगी। अब बाकी अभी यहीं तक हम लोग सीमित नहीं करेंगे कि एनसीईआरटी तक, कुछ रेफरेंस बुक यूज करेंगे, ठीक है। दूसरे जगह से क्वेश्चंस लाएंगे, जो दूसरे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया मिल सके, ठीक है। ब्रॉड क्या, एकदम पूरा पकड़ हो जाएगा यार, क्या तो रहा है ना, एक एज मिल जाएगी। आप कुछ दिन क्लासेस करोगे, आप माहिर हो जाओगे इस चीज़ में। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है, अच्छा चलिए, पहली जो किताब मैंने आपको दिखाई थी वो थी फंडामेंटल्स। सिलेबस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी करनी होगी आप कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब भी हमको टाइम मिलता है मैं वो कमेंट्स देखकर आपको रिप्लाई करता जाऊंगा कि आपको चीज़ कोई भी प्रॉब्लम सिलेबस से रिलेटेड हो, स्पेशली जियोग्राफी के डोमेन सिलेबस से, ठीक है। और सिलेबस पैटर्न से होगा तो ऑलरेडी हमारी जो वीडियो पढ़ी है आप वहाँ पे जाके कमेंट करके क्वेरी कर सकते हैं। चलिए, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। देखो, अपने पास एक और पॉजिटिव पॉइंट है यार, जो ज्योग्राफी वाले हैं जिनका ज्योग्राफी डोमेन है उनके लिए एक और प्लस पॉइंट है यार। अपन भाई इंडिया के लोग हैं, पढ़ना लिखना काफ़ी कम पसंद है कि कितने कम में हमारा ख़त्म हो जाए। हम ऐसे भी हैं जो 12th 10th में अपना बोर्ड में क्या करते थे कि एक लास्ट दिन पढ़ने से काम बन जाए तो बेटर होगा, कितना स्कोर कर सके, 70-75 जो मिल जाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ ना कि पहली किताब और दूसरी किताब में कम से कम 6 चैप्टर एकदम कॉमन है, थोड़ा सा कंटेंट डिफरेंट हुआ है, तो इसलिए हम उनको अलग चैप्टर्स ना बना के एक ही चैप्टर के अंदर सारे कंटेंट को हम लिख लेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी ना हो और मुझे भी पढ़ाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए
देखते हैं पहला। अच्छा, आपने जो 8th 9th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो सबसे पहला चैप्टर का क्या रहता था? नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ना चाह रहे हो तो आपको नंबर सिस्टम का ज्ञान तो होना चाहिए ना। आप इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हो, शुरू में आपको क्या सिखाया जाता है? ABCD सिखाया जाता है। तो सिंपल, जब आप फंडामेंटल्स देखने जा रहे हो ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी खुद ही है, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप। नेचर एंड स्कोप। अब ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी यार देखो, अभी तक जो आप ज्योग्राफी पढ़ते आए हो कि हमारे प्लैनेट्स होते थे, गैलेक्सीज, स्टार, जितनी भी चीज़ें हैं, अब हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो लैंड है, उससे हम कैसे रिलेटेड हैं, हमारा जो नेचर है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उससे हम कैसे रिलेटेड हैं, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है। पहले क्या होता था, मैं पुरानी चीज़ों को बताऊँ, जब प्रिमिटिव चीज़ें होती थी, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, तो उसमें आप देखते थे नेचर को काफ़ी पूजा जाता था। इवन जब आदित्य सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पहला ही चैप्टर आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन आएगा, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, वहाँ पे आपको बताएंगे कैसे वो लोग नेचर की पूजा करते थे। ठीक है। बहुत सी सोसाइटी में अभी भी जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो नेचर की पूजा करती हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हम अपने टेक्नोलॉजी के चलते नेचर को डोमिनेट कर रहे हैं। पहले नेचर हमको डोमिनेट किया था, अब हम नेचर को डोमिनेट कर रहे हैं। तो वही जो इंटर रिलेशन हमारा नेचर और लैंड से हमारा रहा है, उसी को हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसमें आप दो जो बड़े थ्योरिस्ट हैं, जो दो मेन जियोग्राफर हैं, आप पढ़ेंगे। एक है वाइडल डेला ब्लाचे। वाइडल डेला ब्लाचे ये फाउंडर माने जाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के। और एक है रैटजल, RAT रैटजल, ये फादर माने जाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के। इन सब का अपना अलग अलग डिफिनीशन है ज्योग्राफी का, जो कि हम अपने क्लास में पढ़ेंगे कि किस अंदाज में इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के दिया है। जैसे रैटजल ने सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है। इस टाइप से काफ़ी अच्छा इन्होंने डिस्क्राइब किया है। कुछ थ्योरीज आएंगी, जैसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जो एनवायरमेंटल डिटरमाइन जहाँ करता था, मीन्स हाँ, जहाँ पे नेचर हम पर हावी था, नेचर के कारण सारी चीज़ें चलती थी, हम नेचर को पर विश्वास करते थे, तो ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है। और पॉसिबलिज्म आता है जब हम डोमिनेट करते हैं नेचर को। चलिए, बाकी बातें तो क्लास में होती रहेंगी। आज का जो मेन मुद्दा था सिलेबस डिस्कस करना, हम उस पर ही रहते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होता जाएगा। ठीक है। तो हम आगे आते हैं। यार देखो, पहले किताब की जो दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर है, इसमें से ब्रॉड आइडिया जिसे कहते हैं ना, कि आपको पता होगा सबको, या मुझे लग रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी शब्द को छोड़कर बाकी आप सबको पता होगा। प्राइमरी ये है, सेकेंडरी और ये है टर्सियरी। इतना तो आप सबको पता होगा। लेकिन एक नई चीज़ जो जुड़ती है, इवन जो दिल्ली से होंगे, दिल्ली वगैरह से मुझे और खासा आइडिया नहीं कहाँ कहाँ से होता। कुछ CBSE बोर्ड में ऐसा होता है कि 9th में भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो जो 9th से इकोनॉमिक्स पढ़े हैं ना, उनके लिए सिर्फ हलवा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी। ठीक है। अब एक नया जो जुड़ता है वो है क्वेटरनरी। ये सब में एक्टिविटीज़ आप जोड़ लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। एक्टिविटीज़ मतलब सब प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शियरी एंड क्वार्टर एक्टिविटीज़। भाई एक्टिविटीज़। ठीक है। प्राइमरी क्या है यार? आप सब जान रहे हो, प्राइमरी मतलब ज़मीन से जुड़ा, जो आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सेक्टर के लिए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, वो है प्राइमरी। प्राइमरी आप क्या आता है? फिशिंग आता है। ठीक है। फिशिंग नहीं कहोगे आप, जो पीसी कल्चर होता है, मछलियों को पालना, वो आता है आप प्राइमरी सेक्टर में। दूसरा आपका आता है एग्रीकल्चर। ठीक है। तीसरा माइनिंग, जो कि आपकी ज़मीन से आ रही हैं, ज़मीन जिसमें लैंड कॉमन होता है। बेसिक आइडिया लगाइए, जो जिसमें लैंड कॉमन होता है वो है आपका प्राइमरी। लैंड जब प्राइमरी रोल जहाँ पे प्ले करता है वो प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी ये प्रोसेस करती है, मतलब यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स मिलता है यहाँ पे आता है, वो प्रोसेस होता है, वो सेकेंडरी सेक्टर है। जिसमें हम आगे, हमारा एक चैप्टर भी आएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पूरा एक चैप्टर है इस पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैं सही से इसको लिखने रहा बोलता जा रहा हूँ, आप लोग पकड़ लीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जो सर्विस प्रोवाइड करता है हमको, जैसे ट्रेड हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट यहाँ से हमारा सामान ले जाकर कहीं और पहुँचाएगा, ट्रेन, रेलगाड़ी, ट्रैक्टर, बस, जो भी हुआ सब कुछ इसमें आता है। फिर टर्शियरी हमको देते हैं, मैं यहाँ पे टर्शियरी रोल प्ले कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बता रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। किसकी? टीचिंग की। आपके टीचर जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो सब टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। अब क्वेटरनरी सेक्टर में जो आएंगे वो है रिसर्च डेवलपमेंट वाले,
ठीक है। रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड जो होंगे वो कैटरनरी में आएंगे। और एक चीज़ और है, आपने कंसल्टेंसी वर्ड सुना होगा कि राज मल्होत्रा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके होता है, कंपनी होते हैं जो कंसल्टेंट होते हैं, कंसल्ट देते हैं, किससे रिलेटेड, बिजनेस आइडियाज़ देते हैं और सब जो भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज भी कैटरनरी में आती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसमें आती हैं। ये सारी चीज़ हम लोग को पढ़ना है, जब हमारी क्लासेस आएंगी तो पढ़ लेंगे। और इतने ही में सोचो, इतने में ही आपका सिलेबस जो होता है ना जियोग्राफी का ख़त्म होता है 4 चैप्टर में। क्योंकि इसके आगे जो 6 चैप्टर थे वो हमारे दूसरी किताब जो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उससे काफ़ी हद तक मैच करते हैं। थोड़ा बहुत कंटेंट में डिफरेंस है, लेकिन हम उसको एक साथ ही कवर कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किताब हमारा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। देखो किताब जब पढ़ते हो ना यार, तो एक आइडिया लग जाता है कि जब इंडिया पीपल कह रहा है, पीपल कहेगा तो यार बेसिकली आपको पॉपुलेशन पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी कह रहा है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पढ़नी होंगी। ह्यूमन कैसे सेटलमेंट यहाँ पे है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे है, माइग्रेशन इकोनॉमी के नाते कैसे हुआ कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज आई वहाँ पे लोग माइग्रेट कर गए, रूरल से अर्बन गए, हमारे देश से बाहर चले जाते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है प्लानिंग, इकोनॉमी के लिए ही करते हैं, जो ट्रैवल सेक्टर है उसके लिए करते हैं। ट्रांसपोर्ट का भी काफ़ी रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। तो सब एक इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो चलिए आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन आपको सबको पता है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है। अब पॉपुलेशन से हमारा जो इसमें हम डिस्कस करेंगे 2011 का सेंसस पूरा डिस्कस करेंगे। उसमें क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कौन सी ट्राइबल है, ट्राइब किस स्टेट में है, किस एरिया में ज़्यादा कॉन्फाइंड है, कौन सा रिलीजियस सेक्ट कहाँ, मतलब हिंदुइज्म कहाँ ज़्यादा है, मुस्लिम्स कहाँ ज़्यादा इकट्ठा हैं। ठीक है। वो आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में कि कहाँ कहाँ कैसे हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। डेंसिटी में आते हैं। डेंसिटी हम पता करते हैं कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इसका भी फॉर्मूला होता है, आपको क्लासेस में पता चलता जाएगा। डेंसिटी में आप पढ़ेंगे कि कौन सा स्टेट ज़्यादा डेंस है, कौन सा स्टेट कम डेंस है, कौन सी यूनियन टेरिटरी ज़्यादा डेंस है। इस टाइप से रिलेटेड सारी जो क्वेश्चंस होंगे उस बेस पर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ग्रोथ, अब हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुआ, जैसा आप सबको पता है कि जो सबसे पहला शुरुआत हुआ था वो हमारा स्टैग्नेंट था। 1921 आता है तो वो मेजर डिवाइड करता है। ठीक है। ग्रेट डिवाइड कुछ जाना जाता है। फिर हमारा 1951 से 81 आता है तो पॉपुलेशन वहाँ एक्सप्लोजन होता है। तो पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करे वगैरह, ये सब चीज़ें हम ग्रोथ में पढ़ेंगे, कैसा ग्रोथ चल रहा है प्रेजेंट टाइम में कैसा है। फिर हमारा आता है कंपोजिशन, मतलब पॉपुलेशन हमारा जो है यार बना किससे है। देखो कंपोजिशन में बता दूं, आप अपने घर में देख लो, कुछ छोटे बच्चे होंगे, कुछ आपके दादी बाबा होंगे जो बूढ़े होंगे। तो छोटे बच्चे और बूढ़े जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। डिपेंड किस में, वो हमारे वर्किंग पॉपुलेशन पे जो कि काम कर रही है। और एक बात और है कि जिस देश का वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, वह वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज या कंपोजिशन ज़्यादा होता है, वो देश काफ़ी ग्रो करता है। ठीक है। तो हम आगे देखते जाएंगे किस ईयर से किस ईयर तक हम बच्चे मानते हैं, किस ईयर से किस ईयर तक हमारा वर्किंग पॉपुलेशन होता है, हमारे कंट्री में कितना परसेंटेज है उनका, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़, यहाँ पे आप इस किताब में केवल आपको इंडिया का पर्सपेक्टिव दिया हुआ था, लेकिन जो दूसरी आपकी किताब थी ना, उस किताब में आपको वर्ल्ड लेवल पर भी दिया था। तो हम यहाँ इंडिया और वर्ल्ड लेवल दोनों पर पढ़ जाएंगे। ठीक है। तो आपको भी ईजी होगा, आपको 2 जगह नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही टॉपिक के अंडर आप सारी चीज़ें कवर करते जाओगे। अब दूसरा आता है माइग्रेशन की बात करता है, दूसरा चैप्टर। माइग्रेशन में क्या है यार, अभी बता दिया आपको। माइग्रेशन आपका दूसरा चैप्टर आता है। माइग्रेशन कहाँ, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब ये 2 तरीके से होता है। ठीक है। एक इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल या क्या दो इंटरनेशनल। ठीक है। तो इंटरनल में क्या होगा, अपने ही देश में एक स्टेट से उसके दूसरे स्टेट में जाना। जैसे आपने सुना होगा या इवन आपने अपने गांव में एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हम जो यूपी एंड बिहार वाले लोग हैं, हमारे गांव से लोग जाते हैं दूसरे स्टेट में, कुछ मुंबई जाते हैं, कुछ दिल्ली जाते हैं कमाने, कहते हैं ना हम कमाने जा रहे हैं। तो वो जो है हमारा माइग्रेशन होता है कहाँ से, रूरल एरिया से, रूरल से अर्बन एरिया में हमारा माइग्रेशन होता है।
माइग्रेशन के कारण भी होते हैं। एक पुश फैक्टर कि यहाँ से आदमी क्यों भाग रहा है, वहाँ पे जा रहा है, क्या पुश फैक्टर है, कौन सा धक्का मार रहा है कि वहाँ दूसरी जगह जाओ, ठीक है, तो पुश फैक्टर है। अब वहाँ पे जहाँ पे जा रहा है वो क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, क्या पुल फैक्टर्स है, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा आता है एक्सटर्नल। आपने जिनका ये सब्जेक्ट ना रहा हो तो अलग बात है, लेकिन ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ठीक है, कि हमारा जो ब्रेन है, जैसे कि मान सकते गूगल के सीईओ हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हुए हैं, ट्विटर के सीईओ हुए हैं, सब अपने इंडिया के ही हैं और वो जाके विदेशों में बस गए हैं। तो अब इवन बहुत सी हमारी जो कम आईआईटी से बच्चे जाते हैं वो भी कहीं सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, कनाडा वगैरह इस टाइप से कई जगह जाते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो ब्रेन ड्रेन होता है, हमारे यहाँ से पढ़े, हमारे यहाँ से लोग जो जाते हैं और सर्विस कहाँ दे रहे हैं, अपने नॉलेज का कहाँ वो कर रहे हैं, विदेशों में कर रहे हैं। लेकिन कार कुछ उसका भी पुश फैक्टर होगा कि इंडिया में वो क्यों लोग नहीं रुकते, विदेश में क्यों जाते हैं, तो पुश एंड पुल फैक्टर्स हम सबके पढ़ेंगे। तो माइग्रेशन में बेसिकली यही इतना ही है, ठीक है। माइग्रेशन से कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि डेमोग्राफी प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आ जाती है, डेंसिटी चेंज हो जाती है, जैसे पॉपुलेशन की बताया ना, जब ज़्यादा लोग एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाएंगे तो वहाँ का डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं। फिर कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होंगे, कुछ पॉल्यूशन वगैरह से प्रॉब्लम होते हैं, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं जो कि हम अपने क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। तीसरा इसके बाद आपका आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, बहुत बेसिक चीज़ है। आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, कोई बच्चा जब छोटा सा एकदम रहता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट इवन जब आप छोटे थे और प्रेजेंट टाइम जब आप यहाँ पहुँचे और इवन आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो तो आप में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। पहला, आपको एजुकेशन दिया गया, ठीक है, एजुकेशन दिया गया, आपका हेल्थ चेकअप होते रहा गया, हो रहा है, ठीक है। फिर आपको न्यूट्रिशन मिला जिससे आप इतने टॉपिक्स आपको ह्यूमन डेवलपमेंट में कवर करने रहेंगे। मैं बेसिकली आपका आइडिया क्या रहेगा, हमारा यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट से आइडिया क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल बनाना जो देश की इकोनॉमी को आगे ले जा सके और देश की इकोनॉमी में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। फिर आपका आता है ह्यूमन सेटलमेंट्स। चौथा, हिस्ट्री में आप जब पढ़ेंगे, आपको आदित्य सर पढ़ाएंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स में, तो आपको बताएंगे कि नदियों के किनारे कैसे लोग बसना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। साउथ इंडिया में लोग कम क्यों बसे, नॉर्थ ईस्ट में कम क्यों बसे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ है, पर्वत वगैरह हैं। यहाँ पे साउथ इंडिया में वैसी ज़मीन नहीं है कि कृषि के लायक, लेकिन जब आप यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का वो गंगा यमुना द्वाब देखते हो, ठीक है, जो अपना सेंट्रल रीजन है, वहाँ पे लोग क्यों बसे, क्योंकि वहाँ पे अलूवियल सॉइल्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे, तो वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा बसे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा बस आइडिया इसका लगाएंगे, इसमें हमको क्या डिस्कस करना है कि कितने तरीके से सेटलमेंट अपने यहाँ हैं, ठीक है। ये भी चैप्टर कॉमन ही था, ह्यूमन डेवलपमेंट भी कॉमन था पिछली किताब से, ह्यूमन सेटलमेंट। अब ह्यूमन सेटलमेंट में कि अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, रूरल सेटलमेंट क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लस्टर्ड कौन सा सेटलमेंट क्या होता है, हैमिलेटेड सेटलमेंट क्या होता है, फिर आपका डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर सेटलमेंट कैसे होता है और ऐसा सेटलमेंट क्यों आ रहा है। पहले आपने ज्वाइंट फैमिली का सुना होगा कि हर कोई साथ रहता था, लेकिन अभी आप देखते हैं ना कि पर जो ओल्ड एज के लोग हैं, आप गांव पे ही रह जा रहे हैं, घर पर ही रह जा रहे हैं, लेकिन जो कमाने वाला है हाथ वो कहीं बाहर जाके रह रहा है। जैसे मैं बताया हूँ ना, अपने यहाँ से यूपी अभी बिहार से अक्सर निकलते हैं लोग कि मैं कमाने जा रहा हूँ दिल्ली या मुंबई, तो वो जो सेटलमेंट है कि यहाँ से उठ के लोग वहाँ चले जाते हैं, उसका भी कारण माइग्रेशन से थोड़ा रिलेटेड टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट। वही इफेक्ट करता है कि अब फैमिली को इफेक्ट थोड़ा सा करता है, वही सब हम इसमें डिस्कस करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट में। फिर बात आता है आपका पांचवा चैप्टर आपका आता है, पांचवा चैप्टर आपका क्या है, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। पांचवा लैंड रिसोर्सेज। अब लैंड रिसोर्सेज की बात कर रहा है तो लैंड हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे कहीं पे हम कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कहीं फॉरेस्ट है, ठीक है, कहीं डंपिंग ग्राउंड बनाए हैं, कहीं पे वाटर कवर किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि लैंड का यूज कैसे हो रहा है। फिर फार्म, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जब यहाँ पे आपका टॉपिक आ गया है एग्रीकल्चर, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर क्या होगा, एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन सा क्रॉप किस सीजन में हम लगाते हैं, जैसे कि खरीफ है, जायद है, ये सारे जो हमारे सीजन है उसमें कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। फिर हमारे जो कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे।
और फिर फार्मिंग जो हम करते हैं, कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है, जूम फार्मिंग क्या होती है, अजूम फार्मिंग को अलग स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। फिर उसको अलग जगह जैसे छेना हुआ श्रीलंका का, इस टाइप से कहाँ कहाँ दूसरी जगह पे स्लैश एंड बर्न को क्या क्या कहते हैं वो भी हम नाम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीन्स टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब है हमारा जो 6वां चैप्टर आता है, 6वां चैप्टर आपका वाटर रिसोर्सेस है। 6वां आपका वाटर रिसोर्सेस। आप वाटर के रिसोर्सेस को क्या जानते हो? आप लेगून्स, लेक, सी, ग्राउंड वाटर, जितनी चीज़ें आप देखते हो सब वाटर रिसोर्सेस हैं। ठीक है, हमारे पास कितना प्योर वाटर है पीने के लिए वो भी हमको पता करना होगा, कितना परसेंटेज वाटर आइस फॉर्म में है वो हमको जानना होगा। ठीक है, कितना सैलाइन है वो जानना होगा। वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे रोकें, पहले आपको पता नहीं होगा, पहले होता था, इवन अब तो हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे ना कि ऑल आउट वगैरह लगाते हैं तो मच्छर जल्दी मारते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे वो अडेप्ट कर लिए उस माहौल में, उसको आप अडेप्ट करते जा रहे हैं। हमारे साथ क्या होता था कि पहले जब हम पुराने ज़माने में ना पानी में जो नल वाला पानी होता था उसमें शायद आर्सेनिक आता था, आर्सेनिक, वाटर पॉल्यूटेड आर्सेनिक आता था, उससे लोग मर तक जाते थे। लेकिन अब आता रहता है, कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर ली है। जैसे कि मच्छर ऑल आउट वगैरह को अडेप्ट कर लिए, बहुत काटते हैं यार, सोचे श्रवण के मारे कैसे, बहुत दिक्कत होता है। अभी हमारा अपना 7वां चैप्टर, क्या करें, कभी कभी इस पर बैठ जाते हैं, परेशान कर डालते हैं मच्छर, बहुत खतरनाक चीज़ है, जितना छोटा पैक है उतना बड़ा धमाका करते हैं वो सब। 7वां यार लिख के रख लो, बहुत पहली बात तो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, देखो यही है मच्छर का कारण। अरे यार यार क्या था ना, मच्छर परेशान करेंगे। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। चलिए, इस टॉपिक को यार जितना इंटरेस्टिंग लगेगा ना उतना ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। अब मिनरल्स में कि हमारा जो स्पेशल मिनरल्स किस पर्टिकुलर एरिया में कहाँ मिल रहा है वो हमको जानना होगा। जैसे कि आपने नोवा मुंडी गुआ का सुना होगा, आयरन ओर के लिए, खेतड़ी सुना होगा, कॉपर के लिए, बॉक्साइट कहाँ मिलता है, डायमंड कहाँ मिलता है, एस्बेस्टोज कहाँ मिलता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा गोंडवाना लैंड से बना, हमारा पेनिसुलर जो इंडिया है गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, तो वहाँ पे कोल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। कोल्स की वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं, एंथ्रासाइट हुआ, लिग्नाइट हुआ, पीट हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा एनर्जी रिसोर्सेज की बात करता है तो आपको बता देंगे कॉन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी क्या है, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, टाइडल एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा 8वां आता है। 8वां मैंने आपको पहला ही जब आपको पहली किताब पढ़ा रहा था उसमें जो तीसरा चैप्टर था आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़, उससे रिलेटेड आपका 8वां चैप्टर है। इसमें कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट को थोड़ा सा इफेक्ट करता है वो प्रॉब्लम, हम हमारे इंडिया के जीडीपी में क्या कितना देता है, इस सब चीज़ें जो भी आएंगी हमारा जो रिलेवेंट होंगी एनसीईआरटी से रिलेटेड वो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई ख़ास वो था नहीं, काफ़ी कॉमन सी बात है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, इसमें जब भी इनसे होता है तो कुछ पॉल्यूशंस होते हैं, जो डायरेक्ट पॉल्यूटेड वाटर होता है वो डायरेक्ट रिलीज कर जाता है वाटर बॉडीज़ में, कुछ गैसेस रिलीज होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करती हैं। ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो हमारे मेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका कुछ हम नाम जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा हमारे, अगर रिलेवेंट रहा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमारा 9वां चैप्टर आता है। नमो इतना भारी भारी है ना, क्या बात है, जैसे पूरा उसमें कंटेंट पे इसी में दे दिए हैं, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल। भाई यार बहुत दुख है ज़िंदगी में। डेवलपमेंट इन, अरे यार बस कर भाई, इंडियन कंटेक्स्ट भाई। अभी इसमें क्या पढ़ना है, प्लानिंग किस चीज़ का यार, कोई चीज़ हम जब करते हैं ना तब प्लानिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब मानिए जो गरीब लोग हैं, वृद्धावस्था वाले लोग हैं, उनके लिए पेंशन देना, गरीबों को कैसे हम मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, हमारी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उसके लिए कैसे पॉलिसी बनाएं, तो जितनी भी पॉलिसी से रिलेटेड होंगी, पॉलिसी प्लानिंग होती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड प्लानिंग यहाँ पर होगा।
फिर हम आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सिंपल हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड ही हम बातें करेंगे, कौन सा प्रोग्राम किसके लिए आया, क्या पॉलिसीज़ रही वगैरह, हम सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो जान रहे होंगे कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हम ऐसा यूज करें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कि हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई बर्डन ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनके यूज करने का कोई हम खतरा ना कर लें कि वो यूज ही ना कर पाए, हम सब खपत कर दें। तो इसलिए थोड़ा सा सस्टेनेबल तरीके से यूज करना होगा। इसका जो हम लोग गोल बनाए थे 2030 तक का, कि 2030 में अचीव कर लेंगे, हमारे 17 गोल्स थे। हम आने वाले क्लासेस में एक गोल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या अचीव हम लोग कर पा रहे हैं या क्या पॉसिबल है कि 2030 तक अचीव किया जा सकता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब बेसिकली हमारा लिमिटेड क्या है कि हम वर्ल्ड लेवल पर नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंटेक्स्ट में ही चीज़ें डिस्कस करनी है। फिर आता है आपका 10वां यार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मुझे लग रहा है जितने भी मोरल साइंस वगैरह पढ़ते होंगे या फिर साइंस पढ़े होंगे क्लास 5th वगैरह में, तो आता है। थोड़ा सा कंटेंट आपका बदलता है लेकिन आइडिया वही रहता है यार। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट। और इसमें क्या, ट्रांसपोर्ट आपको पता है, रेलवे हुआ, एविएशन सेक्टर हुआ, बस हुए, ठीक है, बाइक वगैरह हुए, जितने भी सब आपका ट्रांसपोर्ट में आता है। रेलवे से कितने रेलवे जोन्स हमारे यहाँ बने हैं, जो पटरी की होते हैं, मीटर गॉज, नैरो गॉज, ब्रॉड गॉज, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एविएशन सेक्टर में आते हैं, रेल में आते हैं, तो कब ये चीज़ें बनाई गई थी। वाटरवेज की बात करते हैं अगर हम ट्रांसपोर्ट में, तो कब ये अथॉरिटीज़ आई थी किस ईयर में, कब नेशनलाइज उनको किया गया, सारी चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ने वाले। हमारा नेशनल हाईवेज का जो हमारे देश में जितने रोड हैं उनमें क्या परसेंटेज है कि 40% के आसपास माना जाता है, कि उनमें कितना जो बर्डन आता है कि रोड पे कितने लोग जा रहे हैं और नेशनल हाईवे से कितने लोग जा रहे हैं, जो ट्रैफिक होती है उसका कितना परसेंट आप यहाँ पे मतलब नेशनल हाईवे बियर कर रहा है या रोड बियर कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट में। अब बात आती है कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन काफ़ी कॉमन है यार। जो मीडिया वगैरह है, हमारे जो टीवी से रिलेटेड सेटेलाइट वगैरह जो कम्युनिकेट हमको करने में मदद करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही हमारा ट्रांसपोर्ट ही है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर में आता है, आपको पहले ही मैंने बताया था। तो बस अभी आपके 1-2 चैप्टर और बचे हैं, इसके साथ हमारा ये सिलेबस ख़त्म होगा यार। आपको सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आइडिया लगी रही होंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, और अभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा करना क्या है यार। अभी तक तो इतना हेजीनेस क्रिएट सब किए थे ना कि किसी को पता नहीं चल रहा था ये है क्या, क्या दे दिया है सिलेबस में। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इवन आपके लिए अब क्लासेस भी अब लेके आ रहे हैं, इसके जस्ट बाद हमारी क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब जितना जल्दी एनरोल कर सकें उतना ही आपके लिए बेटर होगा, उतनी आपको टाइम मिल पाएगा कि आप समझ पाएंगे, फिर प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अगर मुझे आपको सजेस्ट करना तो मैं तो कहूँगा कि आप जितना जल्दी एनरोल कर सकें कर लीजिए। इसमें आपको पता है कि जब इंटरनेशनल की बात करते हैं तो हम कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारा इंपोर्ट चल रहा है, हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैं यार, काश ऐसा होता। लेकिन हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट जो है ना वो कम है, जो कि ज़्यादा होना चाहिए। और जो हमारा इंपोर्ट है ना, अब आत्मनिर्भर भारत की बात की है ना प्रधानमंत्री मोदी जी, यही कि ताकि इंपोर्ट को डाउन लाया जा सके और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। टैक्सेस के जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगते हैं, यही सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही इतने में ही ये चैप्टर ख़त्म होगा। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारे ज्योग्राफी डोमेन का, वो है भाई यार, इसका नाम भी वैसा लग रहा है जैसे पूरा कंटेंट ही इसी में दे देंगे। जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन selected इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स। इसमें से बहुत कुछ यहाँ पे, इसमें जो कंटेंट है ना इसमें हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, अपने जो सिलेबस उसमें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, पहला तो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन
जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके रहे होंगे, वाटर पॉल्यूशन वगैरह, वाटर रिसोर्सेज में वाटर पॉल्यूशन और सब देख लेंगे हम। स्लम से डिस्कस करेंगे, स्लम एरिया जो होते हैं, जो झोपड़पट्टी वाले हैं, किनारे किनारे सड़क के किनारे यार कहीं रहते हैं, हाईवे के किनारे रहेंगे। माइग्रेशन, इसमें हम रूरल अर्बन का माइग्रेशन डिस्कस करेंगे, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके रहे होंगे, ठीक है। फिर हमारा जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन होता है ना, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होता है, फर्टिलिटी चली जाती है, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब चीज़ें तो हमारे बेसिकली कहा है ना कि इशू जो प्रॉब्लम्स हम फिर इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो उसी में ये सब कवर हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो सिलेबस है ना, ये पूरा आपका जो डोमेन का सिलेबस है ख़त्म हो जाएगा और आप एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। मीन्स 50 में से 45 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन आपको करना सिर्फ 40 है यार, जो उसमें ज़्यादा मत कराना, ठीक है। चलिए अभी फिर आपका जो लास्ट में बता रहा था जीटी सेक्शन, जीटी में क्या होगा कि क्लासेस जो हम बताए थे कि 2 आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। इसमें हम कुछ और भी क्वेश्चंस रखेंगे जो डिस्कस करेंगे आपसे। जीटी के लिए एकदम जनरल चीज़ है, अब हम जो पढ़ाते जाएंगे इसमें जैसे सोलर सिस्टम हुआ, आपका सिलेबस में जियोग्राफी के स्लैश करके जियोलॉजी भी लिखा था, जो कि आपका 11th का जो किताब है फिजिकल जियोग्राफी वो कवर करती है। ये सारी चीज़ जो फिजिकल जियोग्राफी है वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे करंट्स पढ़ लेंगे, जो कॉमन चीज़ें एकदम है, करंट्स पढ़ेंगे यार, विंड्स को पढ़ लेंगे, बेसिक चीज़ें अपने का जो आते हैं क्या कहते हैं, कंटिनेंट है, कंटिनेंट पढ़ेंगे यार, थोड़ा सा आसपास के कंट्रीज़ को देख लेंगे, ठीक है। कौन सा पहाड़ कहाँ, पर्वत कौन सा, नदी कौन सा है, लेक्स कहाँ है, समुद्र कहाँ कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जीटी में डिस्कस करने वाले, जो कि एक कॉमन डिस्कशन होगा और जिसमें से 2 क्लासेस है, 2 केवल हफ्ते में लाइव चलेंगी, बाकी सारे हमारे जैसे डोमेन के सारे लेक्चर्स हमारे पेड क्लासेस बच्चों के लिए होंगे, वो सारे जीटी के भी पेड होंगे हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे लगता है अब आपको जियोग्राफी के डोमेन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट आप कर दीजिए, उसको हम देख लेंगे उसको, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, धन्यवाद।